नमस्कार प्यारे दोस्त। मैं राहुल पालीवाल फिर उपस्थित हूं आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ। बात है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, इज द एनालिसिस ऑफ डीएनए पैटर्न टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल। पूरे विश्व में माना जाता है कि जितने भी लोग हैं सभी का डीएनए अलग अलग है, इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति का कितनी भी पॉपुलेशन हो जाए, सभी का डीएनए हमेशा अलग होगा। वो एक समान तभी हो सकता है जब वो एक ही माता पिता की ट्विन मतलब जुड़वा संतानें हो, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो मैच हो जाए, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं। तो उस माता और पिता दोनों का डीएनए मिलकर एक बच्चे का निर्माण करता है। लेकिन ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो प्रोसेस है, ये कैसे काम करती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आज हम ये समझने वाले हैं। आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा कि माता पिता का डीएनए ही बच्चे से मिलता है या उसमें जाता है। और बहुत सी बार आपने अक्सर क्राइम थ्रिलर मूवीज देखी होंगी, या कुछ क्राइम के किस्से पेपर में पढ़े होंगे, या कुछ क्राइम शो देखे होंगे, कुछ सीआईडी वगैरह जैसे किस्से भी आपने देखे होंगे। वहां पर आप एक चीज देखते हो कि क्रिमिनल का डीएनए लिया जाता है, और जहां पर कोई क्राइम हुआ था वहां पर जितने डीएनए सैंपल होते हैं उससे मैच करवाया जाता है। अगर वो मैच हो जाता है तो फिर एक प्रूफ या एक सबूत, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सबूत है वो अब न्यायालय के अंदर साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस आधार पर उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, फिर वो कह देता है कि हाँ साहब मैंने ये क्राइम किया था, मैंने इस तरह से ये चीजें की थी, तो वो पकड़ में आ जाते हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो प्रोसेस है, अक्सर आपके माइंड में भी ये चीज आई होगी कि काम कैसे करता है। माना कि हमारे शरीर में भी डीएनए है, ऐसे दुनिया के हर शरीर में डीएनए है, लेकिन इसी डीएनए को इन्होंने मैच कैसे किया, ये कैसे काम करती है तकनीक। आइए इस तकनीक को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं इसके बारे में। आप इस तरफ डीएनए की एक संरचना देख रहे हो। इस डीएनए के अंदर एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस हमेशा जुड़े होते हैं और इनकी श्रृंखला या एक कोडिंग होती है। ये हर जो भी मानव है, प्राणी है, उनके अंदर अलग अलग प्रकार से डिजाइन होती है, और इसी डिजाइन के कारण ये अपनी एक स्पेसिफिक एक आइडेंटिटी बनाते हैं। मतलब हर आदमी का डीएनए अलग अलग है, मतलब एक आइडेंटिटी हो गई। प्यारे दोस्त, अगर बात की जाए हिस्ट्री ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, सबसे पहले 1984 में एलएफ जेफरीज के द्वारा इस मेथड को डेवलप किया जाता है। ये एनालाइज करते हैं सीक्वेंस ऑफ डीएनए के। डीएनए का जो सीक्वेंस होता है ना, वो अलग अलग होता है, मतलब एक तरह से कोड या डिजाइन किया हुआ होता है। हालांकि डीएनए कोडिंग की बात की जाए तो वो खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। अगर बाद में ही इज कॉल्ड द है ना इस पूरी प्रोसीजर को इन्होंने क्या कहा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा। कि भाई इस फिंगरप्रिंटिंग से कोई, ये आपका फिंगरप्रिंट है, सिर्फ ये डीएनए फिंगरप्रिंट है, दोनों में डिफरेंस है। 1985 में डॉक्टर कैरी, इन्होंने काम किया, इन्होंने एक मेथड डेवलप कर दी, पीसीआर। सर ये पीसीआर मेथड क्या होती है? आपने कोविड के टाइम पे आरटीपीसीआर सुना होगा। हाँ हाँ सर सुना था आरटीपीसीआर। बस अभी थोड़ी देर के लिए वो ध्यान में रखिएगा। इस पीसीआर टेक्नोलॉजी को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसका क्रिएशन कर दिया और डीएनए की प्रोफाइलिंग कर दी, अब डीएनए को मैच करना आसान हो गया। लेकिन ये तो एक मशीन है, पीसीआर मशीन, जिसके माध्यम से किया जाता है, टेक्निक है। ये कैसे काम करती है, क्या करती है, उसको चीज को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं एक बार और कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वास्तविकता में होती क्या है। वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की एक विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। अब वो चाहे क्रिमिनल हो, चाहे आप कह रहे हो कि ये हमारा बच्चा नहीं है, बच्चा के यही मेरे पापा हैं, ऐसे केस को सोल्व करना हो। इस विज्ञान की आधारशिला एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एलएफ जेफरीज के द्वारा 1984 में रखी गई, और 85 में इसको मान्यता मिल गई थी। तो 85 में इन्होंने 84 में इसको डिस्कवर किया, 85 में मान्यता मिल गई। भारत के अंदर इसका विकास किसने किया? प्रोफेसर लालजी ने। भारत के हैदराबाद स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रयोगशाला कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, इंग्लिश में से कहते हैं सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में सीसीएमबी कहते हैं इसको। ये कहां पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय स्तर की एक प्रयोगशाला है जो अंतरराष्ट्रीय है ना मानकों के ऊपर खरी उतरती है। ये कहां पर है? हैदराबाद में। इसने अपने अलग अलग क्षेत्रों को भी खोल रखा है, जैसे हर स्टेट के अंदर इसकी एक एक ब्रांच ये ओपन कर रही है अब धीरे धीरे क्राइम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हर एक सैंपल, मान लीजिए आप यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से, अगर वहां पर कोई क्राइम होता है और डीएनए सैंपल को अगर मैच करना हो तो वो डीएनए सैंपल के हैदराबाद भेजेंगे। इसलिए हर स्टेट के अंदर अब ये धीरे धीरे अपनी क्या कर रही है? ब्रांचेस ओपन कर रही है या अपनी अधीनस्थ शाखाएं खोल रही हैं।
प्यारे दोस्त, इसके अलावा वीके कश्यप द्वारा भी इस संस्था को ओपन करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। अब प्रोफेसर लालजी ने भारत के अंदर, अब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, ये चीज ध्यान रखिएगा, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से प्राप्त सबूतों को साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में मान्यता दे दी है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत पहले ही दे दी है, वीडियो में आज बता रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मान्यता दे दी है। आइए दोस्त देखते हैं, हाउ इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ क्रिमिनल। कैसे ये क्रिमिनल को पकड़ता है, कैसे क्रिमिनल इससे पकड़े जाते हैं। दोस्त डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगर डीएनए आपके बाल, एक छोटा सा बाल, वो कहता ना मेरा बाल नहीं उखाड़ पाएगा, ये लाइन अक्सर आपने सुनी होगी। अब अगर कोई क्रिमिनल कहीं पे क्राइम करके एक बाल छोड़ जाए तो वो बाल ही तुम्हारी खाल उखाड़ने के लिए काफी होगा, क्योंकि वहां पर डीएनए छूट चुका है। बात समझ में आई? स्किन के अंदर, थूक के अंदर, सलाइवा के अंदर भी डीएनए की कुछ मात्रा जाती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वीर्य, स्पर्म के अंदर, शुक्राणु, अंडाणु दोनों प्रकार के हो सकते हैं, उनके अंदर है ना, किसी भी अंग की बात कर ली जाए उसके अंदर, सब जगह पर डीएनए मौजूद, और डीएनए मिला मतलब कि काम तमाम। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करके भाग गया और मान लीजिए कहता है नहीं मैं तो वहां था ही नहीं साहब, क्या सबूत है तुम्हारे पास, अगर वहां पर डीएनए के कुछ सैंपल मिल गए तो भाई साहब उन सैंपल के आपके डीएनए से मैच करवाया जाएगा, और अगर वो मैच हो गया मतलब आप वहां उपस्थित थे। आइए बात करते हैं, फिर आपको साबित करना होगा कि मैं वहां नहीं था। अगली बात करें तो दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि है ना, ये कैसे काम करती है। इस तकनीक में सबसे पहले वांछित व्यक्ति, मतलब जिसका डीएनए हमको मैच करवाना है, अब चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे माता पिता से किसी बच्चे का डीएनए मैच करवाना हो, कुछ भी हो सकता है आज के समय में, डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। डीएनए का सैंपल समान, याद रखिएगा, सामान्यतः रक्त से तैयार किया जाता है। रक्त से मिल जाए तो ठीक, जैसे मान लीजिए कहीं खून हुआ तो वहां ब्लड भी गिरा हो सकता है, तो ब्लड में भी हो सकता है। उसके अलावा वीर्य में हो सकता है, बोन मेरो में हो सकता है, आदि से भी डीएनए का सैंपल तैयार किया जा सकता है। रूट, बाल, पूरे बाल में नहीं होता, बाल जो जड़ों से निकलते हैं ना खींच करके, उनकी जड़ में होता है, क्योंकि उसके साथ स्किन आती है। इस कार्य हेतु डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। एक बाल अगर जड़ सहित नीचे गिरा हुआ है तो उसकी रूट में डीएनए मिल जाएगा। चलिए भैया, ये तो डीएनए प्राप्त कर लिया, अब क्या होगा। प्राप्त डीएनए सैंपल को रिस्ट्रिक्शन एंडो, याद रखिएगा पुरानी मेथड है, न्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कराई जाती है। कि सर क्यों क्रिया करा रहे हैं इस एंजाइम के साथ, ये रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से उसकी जब क्रिया कराते हैं तो वो एक जेल का फॉर्म होता है। वो उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए, है ना, याद रखना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार हो जाता है। इससे मैच करना अब सरल होगा, डीएनए का सीक्वेंस पकड़ना आसान होगा। जेल से प्राप्त, जेल वो वाली नहीं, ये जो जेल बना है ना इस एंजाइम के कारण, इस जेल से प्राप्त डीएनए को अब नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहां पर ट्रांसफर क्यों किया गया है, क्यों इसको यहां पर लाया गया है दोस्त, यहां पर अब इसे ले जाया जाता है हीट के लिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में रखा जाता है, जिससे फिल्टर पेपर पर डीएनए का प्रोब बन जाता है, एक उस पे एक प्रोब मतलब स्ट्रक्चर बन जाता है, डीएनए कैसा दिख रहा था। इन डीएनए प्रोब को धोने के पश्चात फोटो रेडियोग्राफी द्वारा उसका विश्लेषण, एक डिजाइन तैयार होता है, जैसे यहां दिख रहा है ना ये डीएनए, ठीक उसी तरह से। अब वो जो डिजाइन बना, वो जो डिजाइन बना, उस डिजाइन की बात की, इस प्रकार जेल पर प्राप्त डीएनए बैंड को, है ना, शक के दायरे में आए व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट से मिलाया जाता है। दोनों के डीएनए को सेम प्रोसेस से गुजारा जाता है। अब उन दोनों बैंड को जब मिलाया जाता है, यदि दोनों फिंगरप्रिंट में बेंड्स एक समान, बेंड्स मतलब कौन, जैसे एडिनिन ग्वानिन के साथ, या है ना एडिनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, तो इनकी जो मैचिंग के जो बेंड्स बने थे, ये जो जॉइंट्स बने थे, ये जॉइंट्स अगर हूबहू मैच हो जाते हैं तो समझ लेना जिस पर शक किया जा रहा है उससे मिलाए जाते हैं। इसी प्रकार यदि फिंगरप्रिंट्स में असमानता होती है तो व्यक्ति निर्दोष, और अगर समानता होती है तो दोस्त वो क्या हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर समानता मिलती है तो वो दोषी हो जाता है। इसी सिद्धांत का उपयोग कर संतान के जैविक मतलब बायोलॉजिकल माता पिता का निर्धारण हो सकता है। कि सर बायोलॉजिकल माता पिता मतलब समझे नहीं, बायोलॉजिकल माता पिता मतलब जिसने आपको जन्म दिया है। दोस्त समझिएगा, कभी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है ना, है ना, कभी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि मान लीजिए आपके घर पर एक दरवाजा पे बजा, आपके बच्चे मस्त घर में बैठे हुए हैं, बीवी बैठी हुई है, और ये पता चलता है कि पापा पापा करते हुए आपके गले लग गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं तो इसका पापा हूं नहीं, अंदर से बीवी आई, ये कौन है जो आपको पापा बोल रहा है, कि मुझे क्या पता आप बोल रहे हो, उधर से बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पापा क्यों बोल रहा है।
अब देखो, यहां पर दो चीज हो सकती है, ना तो दोनों झूठ बोल सकते हैं ना दोनों सच बोल सकते हैं, या तो बच्चा झूठ बोल रहा है या जो जिसको पापा बोल रहा है मतलब वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, या हो सकता है वो व्यक्ति सच बोल रहा है या वो बच्चा सच बोल रहा है। चलिए इस चीज को भी थोड़ा सा समझे, लेकिन पहले उसकी उपयोगिता को पढ़ लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर इसी कहानी को मैं दोबारा, चलो एक मिनट यही कहानी पूरी करते हैं। या तो वो बच्चा सही बोल रहा था, या भैया वो व्यक्ति सही बोल रहा था। वैसे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ठीक है। अब दोस्त अगर मैं आपसे यहां एक बात कहूं, अब ऐसी कंडीशन में आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस अपने स्तर पर सारी जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगता, उसे समझ नहीं आता कि भैया वास्तविकता में सच कौन बोल रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है या बच्चा बोल रहा है, समझ नहीं आता। बच्चे के माता पिता को ढूंढने का प्रयास किया जाता है, कोई मिल ही नहीं रहा साहब, तो कह रहा है यही मेरे पापा, ये फोटो देख लो वगैरह वगैरह बताया जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में फिर कोर्ट के अंदर भाई वो केस लिया जाता है, कोर्ट में जाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रास्ते चलते नहीं होगी, कोर्ट में जब पहुंचा जाता है तो कोर्ट के अंदर कोर्ट निर्देशित करती है काम करिए, इनका डीएनए सैंपल मैच करवाइए। अब संबंधित व्यक्ति का और उस बच्चे का डीएनए लिया जाता है सैंपल, और कहां पहुंचा दिया जाता है, क्षेत्रीय प्रयोगशाला के अंदर, क्योंकि नेशनल वाली तो हैदराबाद में, जैसे मध्य प्रदेश के कहां पर है दोस्त ध्यान रखिएगा, सागर में है, तो वहां पहुंचा दिया गया। तो वहां पर सैंपल जाते हैं, उन सैंपल की वापस से क्या होगी, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी प्रोसेस की जाती है। अब वापस से उन डीएनए सैंपल्स को लिया जाएगा, एंजाइम में लिया जाएगा, फिर जेल बनेगा, जेल से वापस से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनको ओवन में रखा जाएगा, उसकी एक स्केल बन जाएगी, उनको मैच करवाया जाएगा। अगर वो डीएनए सैंपल उस बच्चे से मैच हो जाता है, मतलब बच्चा सही बोल रहा था, बच्चा भगवान का रूप है, भाई साहब तुम कहीं ना कहीं गए होंगे क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन अगर वो डीएनए सैंपल मैच नहीं होता है, तो भाई साहब वो बच्चा झूठ बोल रहा है, वो व्यक्ति बिल्कुल सज्जन आदमी था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से डीएनए प्रोफाइलिंग काम करती है। अब इसके क्या है, इसी को कहते हैं फॉरेंसिक प्रयोगशाला, जहां पर ये सारा काम होता है वो फॉरेंसिक लैब कहलाती। कानूनी समस्याओं के समाधान, जैसे कि वो बच्चे का निपटारा, भैया वास्तविकता में बायोलॉजिकल फादर था या नहीं था, अपराधी की पहचान करने के लिए, कभी कभी परिवार में पितृत्व की समस्या खड़ी होती है कि महिला कहती है कि अमुक व्यक्ति उसके बच्चे का बाप है, ये जो मैंने पूरी कहानी समझाई। ऐसी स्थिति में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से उसके पिता की पहचान की जा सकती है। पृथ्वी पर किसी जीव की जाति की उत्पत्ति तथा अन्य जातियों के साथ उसके संबंध की जानकारी के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहारा ले सकते हैं। अगर डीएनए मैच हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, जैसे मान लीजिए 80% 90% किसी प्रजाति के साथ, बंदर के साथ इंसानों का डीएनए मैच हो गया, मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि बंदर ही इंसानों के पूर्वज हुआ करते थे। और क्या चीज हो सकती है दोस्त, ल्यूकेमिया जैसे आनुवांशिक जो रोग होते हैं, डीएनए है ना, तो ये से ध्यान रखना, ऐसे कोई आनुवांशिक रोग होते हैं, तो आनुवांशिक रोग की पहचान हो सकती है। किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आनुवांशिक संबंध, मान लीजिए कोई आपका भाई बचपन में गुम हो गया था, है ना, इलाहाबाद जैसे अभी कुंभ चल रहा है, बहुत सारे कहानियां पड़ी हुई, कुंभ में गुम हो गया साहब, अब बरसों बाद वो आता है कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, तुमको डाउट हो रहा है ये वास्तविकता में है या नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आनुवंशिक पहचान चाहिए तो भाई क्या करवा लो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा लो। दोनों का डीएनए मैच, मतलब भाई था भाई, भाई भाई का मैच हो सकता है अगर माता पिता एक हो। ये मम्मी और पापा हैं, मॉम और डैड है, अब इनमें से इनका बच्चा कौन सा है भैया, ये पता नहीं चल रहा है ना, हम शक्ल दिख रहे हैं, ये हम शक्ल दिख रहे हैं, पता नहीं ये बच्चा है कि ये है, ये है कि ये है, एक ऐसी दुविधा उत्पन्न हो जाए। नहीं वो बोले मैं आपका लड़का, वो बोले नहीं, पर है तो कोई एक, दोनों हो नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लिया जाता है। आइएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रमुख समस्या भी है कि भाई क्या इसे सर बदला जा सकता है, बिल्कुल बदल सकते हैं। कानून के ऊपर भी जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जहां प्रयोगशाला होती है, वहां एक तकनीक के बारे में मैंने आपको कहा था पीसीआर, और मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रमुख समस्या है कि नमूना सरलता से नष्ट हो जाता है, तो उस डीएनए के सैंपल को संभाल के रखना पहली समस्या है। जेनेटिक जंग के सूक्ष्म कण भी डीएनए नमूनों को संक्रमित कर देते हैं। जेनेटिक जंग का मतलब यह होता है कि जेनेटिकली कुछ ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जो उस डीएनए सैंपल को डैमेज कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो एक तो उसको संभाल के रखना, इसीलिए उस एंजाइम से क्रिया करवाते हैं उसको, ताकि वो डीएनए सैंपल नष्ट ना हो। अगला, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य करने के लिए उपयुक्त नमूने की आवश्यकता होती है, फिर भी पीसीआर, है ना, पॉलीमर चेन रिएक्शन बोलते हैं जिसको, इस पीसीआर का उपयोग आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे ज्यादा होता है ना। एक नवीन तकनीक का उपयोग, है ना, किया जाता है, लेकिन मान लीजिए ये एक मशीन है, और मशीन के माध्यम से अगर पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन करवाई जा रही है, और उस चेन रिएक्शन के कुछ कुछ पार्ट्स में अगर गड़बड़ कर दी जाए, है ना, भाई सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता नहीं कि डीएनए मैच हो, तो उस मशीन में गड़बड़ करवा दे वो किसी कारणवश, तो पीसीआर डीएनए के दुश्मनों का इस्तेमाल कर सकता है और परिणाम दे सकता है। दुश्मनों का, डीएनए के दुश्मन मतलब कौन, तो चाहते नहीं कि डीएनए मैच हो जाए या रिपोर्ट सही सामने आ जाए,
वो क्या करेंगे, वो इस पीसीआर मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करवाने की कोशिश कर सकते हैं। सर हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, बस करवाने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक समस्या है इसके सामने। लेकिन ये संस्थाएं जो हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, इंडिया की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में है। तो आसानी से कोई इनमें परिवर्तन रास्ते चलते तो नहीं करवा सकता। ना रास्ते चलते कोई व्यक्ति डीएनए को क्या कर सकता है, भाई मुझे शक है कि ये मेरे पिताजी है या मेरा बच्चा है या मेरी माँ है या मेरा बेटा बेटी, तो रास्ते चलते आप डीएनए टेस्ट भी नहीं करवा सकते। उसके लिए बकायदा आपको कोर्ट जाओगे, कोर्ट परमिशन देगा, उसके बाद सारी चीजें होंगी। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करती है। और क्राइम, जैसे मान लीजिए कि एक जगह पर कहीं पे क्राइम हुआ, पता चला ये लाश है किसकी है पता नहीं चल रहा है, तो फिर पुलिस वाले अपना डाटा खंगालते हैं, इस जिले के अंदर जहां पर वो लाश मिली उस लाश को देखा जाता है, उस लाश का डीएनए सैंपल लिया जाता है, फिर उस डीएनए सैंपल को लिया जाता है और देखा जाता है, फिर पूरे मान लीजिए उस जिले में कोई ऐसा व्यक्ति गुमशुदा ही नहीं था, पूरे स्टेट में फिर देखा जाता है कि पूरे स्टेट में क्या इस उम्र का कोई व्यक्ति, लास्ट से इतना आइडिया हो जाता है कि हड्डी के कंकाल से इतनी उम्र रही होगी और इतने दिन पहले मरा होगा और इतनी हाइट रही होगी, इतनी हाइट का ये मेल था या फीमेल था वो भी पता चल जाता है। मान लीजिए वो मेल था, 5 फुट हाइट थी, 5 फुट का मेल, आज से 5 दिन पहले कोई लापता हुआ है क्या स्टेट के अंदर, तो भैया पूरा डाटा देखा जाता है ऑनलाइन, और मान लीजिए 5 मिले हैं तो 5 में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि जो यहाँ आ सकता है, फिर ये लिया जाता है, फिर माता पिता को उनके बुलाया जाता है, परिवार वालों को डीएनए सैंपल लिया जाता है, मैच करवाया जाता है, पता चलता है कि हाँ ये इन्हीं का बेटा था, फिर कोर्ट केस वापस से वहां की पुलिस को ट्रांसफर कर देती है, वो पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। इस तरह से क्राइम सॉल्व होते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।